दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां समय और वास्तविकता की सीमाएं टूट जाती हैं और एक छोटी सी भूल, एक नन्ही तितली की मृत्यु पूरे भविष्य को उलट-पुलट कर सकती है। जरा सोचिए, यदि आपका एक असावधान कदम हजारों हजार साल बाद करोड़ों लोगों का भाग्य बदल दे, तो क्या आप वह जोखिम उठाएंगे? इसी प्रश्न को मन में रखते हुए चलिए हम प्रवेश करते हैं थॉमस कार्डवेव के जीवन के एक भयावह और रोमांचक अभियान में। दूर भविष्य का एक शहर जहां तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि मनुष्य समय को अब रहस्य के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसका उपयोग करता है। आकाश को छूती कांच की अट्टालिकाएं, स्वचालित परिवहन और मनुष्य के हाथों में ऐसी शक्ति जिसकी तुलना कभी केवल देवताओं से की जाती थी। तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मनुष्य टाइम मशीन का आविष्कार करने में सक्षम हो गया है, जिसका उपयोग अब विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, विशेष रूप से मनोरंजन में। इस शहर के मध्य में खड़ी है एक विवादित किंतु लोकप्रिय कंपनी जो टाइम मशीन का उपयोग करके लोगों को अतीत में ले जाती है, केवल देखने के लिए नहीं, शिकार करने के लिए। यह शिकार कोई साधारण मनोरंजन नहीं है, बल्कि अत्यंत सटीक योजना और कठोर वैज्ञानिक नियमों के अधीन संचालित एक प्रकार की समय सफारी है, जहां गलती की कोई क्षमा नहीं है। इसी शहर में निवास करता है थॉमस कार्डवेव। बाहर से उसका जीवन निखूंत है, नौकरी, आर्थिक सुख सुविधा, आधुनिक जीवन शैली, सब कुछ है, परंतु भीतर ही भीतर वह जैसे एक अदृश्य कारागार में बंदी है। प्रतिदिन वही दिनचर्या, वही कार्य, वही चेहरे, सब मिलकर उसके जीवन को एक रस और निस्तेज बना चुके हैं। उसी एकरसता से जन्म लेती है एक तीव्र आकांक्षा, कुछ भिन्न करने की, कुछ ऐसा करने की जो उसे पुनः जीवंत अनुभव कराए। अंततः वह निर्णय लेता है कि वह अरबों वर्ष पूर्व जाएगा और इतिहास के सबसे विशाल प्राणी डायनासोर का शिकार करेगा। और वही आकांक्षा उसे ले जाती है उस रहस्यमय टाइम सफारी कंपनी के द्वार तक। कंपनी में प्रवेश करते ही वह समझ जाता है, यहाँ किसी को सरलता से अवसर नहीं दिया जाता। उसे कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। शारीरिक सहनशीलता, मानसिक स्थिरता, भय को नियंत्रित करने की क्षमता, सब कुछ बारीकी से परखा जाता है, मानो वे सुनिश्चित करना चाहते हों कि यह व्यक्ति अतीत में जाकर कोई अप्रत्याशित भूल नहीं करेगा। कई चरणों को पार करने के पश्चात अंततः थॉमस को अवसर प्राप्त होता है, परंतु उस अवसर के साथ दिए जाते हैं भयावह रूप से कठोर नियम। उसे सूचित किया जाता है कि एक तैरता हुआ मार्ग रहेगा जो भूमि से कुछ ऊंचाई पर तैरता रहेगा और उस मार्ग से 1 इंच भी हटना नहीं होगा। भूमि की किसी भी वस्तु को स्पर्श करना निषिद्ध है, क्योंकि अतीत का प्रत्येक कण भविष्य से जुड़ा हुआ है। उसे यह भी बताया जाता है कि केवल निर्दिष्ट एक डायनासोर को निर्दिष्ट क्षण में गाइड के निर्देशानुसार ही मारना होगा, न पहले न बाद में। इन निर्देशों को पुनः विस्तार से समझाया जाता है टाइम मशीन में चढ़ने के ठीक पहले। थॉमस सहित एक छोटे दल को दिया जाता है एक अनुभवी गाइड, जिसका कार्य केवल मार्ग दिखाना नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षण यह सुनिश्चित करना है कोई भी नियम का उल्लंघन न कर सके। तत्पश्चात आरंभ होती है वह विचित्र यात्रा। एक यंत्र के भीतर प्रकाश, कंपन और अज्ञात शक्ति के घूर्णन के माध्यम से वे धीरे धीरे वर्तमान से हटते जाते हैं, पीछे की ओर और अधिक पीछे, जब तक कि वे पहुंच नहीं जाते करोड़ों वर्ष पूर्व की पृथ्वी पर। जब द्वार खुलता है, उनके समक्ष जो दृश्य आता है वह एक जीवंत दुस्वप्न के समान सुंदर होता है। विशाल वृक्ष आकाश को ढक रखे हैं, विचित्र ध्वनियों से भरी वायु, भूमि पर अज्ञात प्राणियों का संचरण, सब कुछ एक साथ भयावह और मोहक है। वे सभी तैरते हुए मार्ग पर खड़े रहते हैं, मानो वास्तविकता और कल्पना के मध्य कहीं लटके हुए हों। गाइड उन्हें सतर्क रखता है, प्रत्येक पदचाप पर दृष्टि रखता है, क्योंकि यहाँ एक क्षण की भूल का भी अवसर नहीं है। ठीक उसी समय दूर से सुनाई देता है एक प्रचंड गर्जन, एक टीरेक्स की उपस्थिति। वह गर्जन इतना शक्तिशाली है कि वायु कांप उठती है, छाती के भीतर कंपन पैदा कर देती है। थॉमस
जो अब तक स्वयं को संभाले हुए था, अचानक भयभीत हो जाता है। उसके शरीर का संतुलन एक क्षण के लिए बिगड़ जाता है और उसी क्षणिक भूल में उसका पांव थोड़ा फिसलकर तैरते हुए मार्ग से बाहर चला जाता है। वह अत्यंत शीघ्रता से पुनः स्वयं को संभाल लेता है, मानो कुछ हुआ ही न हो। अन्य लोगों के लिए भी यह विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता। सभी मान लेते हैं यह एकदम तुच्छ नगण्य भूल थी। इसके पश्चात सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ता है। गाइड के निर्देश पर निर्दिष्ट क्षण में डायनासोर को मार दिया जाता है और मिशन सफल घोषित किया जाता है। थॉमस स्वयं भी धीरे धीरे सोचने लगता है। वह शायद व्यर्थ ही भयभीत हुआ था। वास्तव में कोई समस्या नहीं हुई, परंतु समय की गहराई में जो लहर उसने अनजाने में उत्पन्न कर दी थी, वह उस समय किसी की दृष्टि में नहीं आई। लौटते समय उनके मन में एक प्रकार की विजय की अनुभूति थी। लौटने के उस क्षण को यदि धीरे धीरे देखा जाए तो समझ आता है, परिवर्तन एक झटके में दृष्टिगोचर नहीं हुआ, बल्कि वह निशब्द रूप से स्तर दर स्तर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगा था। टाइम मशीन का द्वार खुलते ही सबसे पहले केवल वायु अजनबी प्रतीत होती है, थोड़ी भारी, थोड़ी शुष्क, मानो प्रत्येक श्वास लेने के लिए अलग से प्रयास करना पड़ रहा हो। थॉमस ने पहले सोचा, शायद यंत्र के भीतर दबाव के परिवर्तन के कारण ऐसा लग रहा है, परंतु कुछ ही सेकंडों में स्पष्ट हो गया कि यह कोई क्षणिक अनुभूति नहीं है, यही अब की पृथ्वी की स्वाभाविक अवस्था है। बाहर पांव रखते ही दृष्टिगोचर होता है कि आसपास के लोगों के मुख पर एक विचित्र थकान है और बहुतों ने मुख पर लगाए रखे हैं स्वच्छ मुखौटे जैसे कुछ, जिनसे हल्की भाप निकल रही है। बहुत शीघ्र ही स्पष्ट हो जाता है कि ये ऑक्सीजन मास्क हैं और इनके बिना यहाँ सामान्य रूप से श्वास लेना ही कठिन है। थॉमस की दृष्टि धीरे धीरे शहर की ओर मुड़ जाती है, जिस शहर को वह प्रकाश और जीवन के एक अनवरत प्रवाह के रूप में छोड़कर गया था, वह शहर अब बहुत कुछ विवर्ण हो चुका है। आकाश धूसर है, दूर की इमारतें निस्तेज सी हैं और हरियाली की उपस्थिति लगभग शून्य है। सड़क के किनारे जो वृक्ष कभी छाया देते थे, उनके स्थान पर अब कंक्रीट के खाली प्लेटफॉर्म है, मानो कभी कुछ था ही नहीं। यह दृश्य केवल पर्यावरणीय परिवर्तन नहीं है, यह एक गहरा संकेत है कि कहीं किसी स्थान पर समय की धारा मुड़ चुकी है। दल के अन्य सदस्य भी धीरे धीरे इस असामान्यता को अनुभव करने लगते हैं। उनके चेहरों पर वह विजय का आनंद नहीं है जो सफल शिकार के पश्चात होना चाहिए था, बल्कि एक दबी हुई चिंता जमने लगती है। कोई कुछ कह नहीं पा रहा, परंतु सभी समझ रहे हैं कि कुछ भयावह रूप से गलत हो गया है। गाइड, जो अब तक निखुंत आत्मविश्वास के साथ पूरे अभियान का दायित्व निभा रहा था, इस बार पहली बार थोड़ा रुक जाता है। उसकी दृष्टि चारों ओर घूमकर पुनः दल के सदस्यों की ओर आकर स्थिर हो जाती है। एक एक करके वह जैसे जांच करना चाहता हो कि किसके भीतर छिपा है उस भूल का चिन्ह। इसी समय वे शहर के सूचना पटल की ओर ध्यान देते हैं। बड़े बड़े स्क्रीन पर उभर रहे हैं समाचार, जहां एक तानाशाह की छवि बार बार प्रदर्शित हो रही है। उसका भाषण, उसके निर्देश, उसके कठोर नियम कानून। थॉमस के मन में अचानक एक आघात सा लगता है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से स्मरण कर सकता है, यह व्यक्ति एक समय चुनाव में पराजित हुआ था। उसके स्थान पर सत्ता में आया था एक तुलनात्मक रूप से न्यायपरायण नेता, जिसके शासन में समाज में एक संतुलन था, परंतु अब उस स्मृति और वास्तविकता के मध्य कोई सामंजस्य नहीं है, मानो इतिहास ने स्वयं ही अपना लेख बदल दिया हो। इस चरण में गाइड बिना विलंब किए सीधे जांच आरंभ करता है। उसके व्यवहार में अब कोई कोमलता नहीं है, बल्कि एक प्रकार की तीव्र एकाग्रता है, मानो वह जानता हो उत्तर बहुत छोटा है, परंतु वही छोटी वस्तु सब कुछ बदल चुकी है। वह दल के सभी को एक स्थान पर खड़े होने के लिए कहता है और एक एक करके उनके जूते, वस्त्र, उपकरणों की जांच करने लगता है।
यह संपूर्ण प्रक्रिया बाहर से बहुत साधारण प्रतीत होते हुए भी भीतर ही भीतर समय के विरुद्ध एक संघर्ष थी, क्योंकि जितना विलंब होगा उतना ही यह परिवर्तित वास्तविकता स्थायी होती जाएगी। थॉमस तब भी पूरे विषय को समझ नहीं पाया था। उसके भीतर एक असहजता कार्य कर रही थी, ठीक ही, परंतु वह स्वयं को समझाने का प्रयास कर रहा था कि शायद इस परिवर्तन के पीछे कोई अन्य बड़ा कारण है, परंतु वह भरोसा बहुत समय तक टिक नहीं सका। जब गाइड उसके सामने आकर खड़ा हुआ, तब उसकी दृष्टि में ऐसी तीक्ष्णता थी जिसने थॉमस को असहज कर दिया। धीरे धीरे उसके जूते की ओर देखा जाता है और वहीं दिखाई देता है थोड़ी सूखी कीचड़ लगी हुई है, जो इस परिच्छन्न नियंत्रित वातावरण में एकदम बेमेल है। यह छोटा सा दाग ही मानो पूरे घटनाक्रम का रुख मोड़ देता है। गाइड थॉमस की ओर देखकर पूछता है कि क्या वह कभी मार्ग से बाहर गया था। प्रश्न शांत था, परंतु उसके भीतर एक प्रकार की कठोरता छिपी थी। थॉमस तब और इनकार नहीं कर पाता। वह स्मरण करने का प्रयास करता है और उसके मस्तिष्क में लौट आता है वह क्षण, टी-रेक्स की गर्जन, छाती के भीतर अचानक जमने वाला भय और वह एक पांव का फिसलना। वह स्वीकार करता है कि बहुत अल्प समय के लिए ही सही, परंतु उसका पांव भूमि को स्पर्श कर गया था, किंतु उसे तब वह इतना तुच्छ प्रतीत हुआ था कि उसने महत्व नहीं दिया। गाइड तब बिना कोई बात किए झुककर जूते के तल को और निकट से परखता है। कीचड़ के भीतर फंसी हुई एक छोटी सी वस्तु उसकी दृष्टि में आती है। पहले वह स्पष्ट समझ नहीं आती, परंतु थोड़ा साफ करने पर प्रकट होता है। एक नन्ही चपटी हो चुकी तितली का अवशेष क्षण मानो जम जाता है। इतना छोटा एक प्राणी जिसका अस्तित्व प्रायः आंखों में ही नहीं पड़ता, वही बन गया है समय के एक विशाल विकृति का केंद्र बिंदु। इस खोज के पश्चात मानो अचानक ही सब कुछ जुड़ने लगता है। गाइड धीरे धीरे व्याख्या करने लगता है कि कैसे यह क्षुद्र घटना एक विशाल श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न कर चुकी है। वह तितली एक विशिष्ट फूल के परागण का भाग थी। उसकी अनुपस्थिति में उस फूल का वंश विस्तार रुक जाता है। उस फूल से जो वृक्ष जन्म लेने वाला था, वह अब जन्म नहीं लेता, और वह वृक्ष जो भविष्य में असंख्य बीज फैलाकर एक विशाल वन निर्मित कर सकता था, उसका अस्तित्व ही मिट जाता है। इस प्रकार प्रकृति का एक क्षुद्र चक्र टूटकर धीरे धीरे वृहत्तर पर्यावरण पर प्रभाव डालने लगता है। ऑक्सीजन का संतुलन नष्ट होता है, जलवायु परिवर्तित हो जाती है और पृथ्वी धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक प्राण शक्ति खोने लगती है। परंतु इसका प्रभाव केवल प्रकृति तक सीमित नहीं रहा। कई शताब्दियों पश्चात उस लुप्त वृक्ष के फल पर निर्भर करते थे। एक दल के यात्री जो लंबा मार्ग तय करते समय उस फल को खाकर जीवित रहते थे। उस वृक्ष के न होने के कारण वे बाध्य होकर अन्य अज्ञात फल खाते हैं जो विषाक्त था। उनके मध्य एक की मृत्यु हो जाती है और वह एक व्यक्ति ही भविष्य की एक महत्वपूर्ण वंश परंपरा का सूत्रपात कर सकता था। उसकी अनुपस्थिति में वह वंश कभी निर्मित ही नहीं हुआ और उस वंश के कुछ लोग ही एक समय ऐसे एक चुनाव में भाग लेते जहां कुछ मत ही अंतर उत्पन्न कर देते थे। उस परिवार के जन्म न लेने के कारण तानाशाह के विरुद्ध कुछ मतों की कमी हो जाती है और वह विजय प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक तितली की मृत्यु, एक वृक्ष की अनुपस्थिति, एक मनुष्य की मृत्यु, सब मिलकर इतिहास की गतिधारा बदल देते हैं। जो तानाशाह एक समय पराजित हुआ था, वह इस बार विजयी होता है, केवल कुछ मतों के अंतर से, और वही तुच्छ अंतर पूरे पृथ्वी को धकेल देता है एक अंधकारमय वास्तविकता की ओर। सब कुछ स्पष्ट हो जाने के पश्चात दल के मध्य अब कोई संशय नहीं रहता। वे समझ जाते हैं कि इस भूल को सुधारे बिना उनके समक्ष कोई अन्य मार्ग नहीं है। परंतु ठीक उसी समय जब वे टाइम मशीन की ओर बढ़ना चाहते हैं, चारों ओर का वातावरण पुनः परिवर्तित हो जाता है। इस बार प्रकृति के कारण नहीं, मनुष्य के कारण। दूर से सुनाई देती है भारी बूटों की ध्वनि और कुछ ही सेकंडों में चारों ओर घेर लेते हैं सशस्त्र सैनिक। उनकी आंखों में कोई संशय नहीं, कोई प्रश्न नहीं, केवल आदेश पालन करने की कठोरता है। उनके चारों ओर वृत्त धीरे धीरे छोटा होने लगता है।
सैनिकों के बूटों की ताल भूमि पर टकराकर एक प्रकार का लय उत्पन्न करती है और उस लय में मानो श्वास भी भारी हो उठती है। किसी को कुछ कहने का अवसर दिए बिना थॉमस और उसके दल को घेर लिया जाता है। शस्त्रों के शीतल धातु मुख उन्हीं की ओर स्थिर रहते हैं। यह पृथ्वी जो पहले की पृथ्वी नहीं है, यह तब समझने के लिए तर्क की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ नियम अन्य है, यहाँ संदेह ही कानून है। उनके हाथ नहीं बांधे जाते, परंतु चारों ओर की कठोर निगरानी ऐसी है कि पलायन का कोई अवसर नहीं कहने जैसा ही है। कुछ ही समय में उन्हें एक सुसज्जित वाहन में चढ़ाया जाता है और शहर के भीतर से यात्रा आरंभ होती है एक अज्ञात गंतव्य की ओर। यात्रा पथ में ही उनकी दृष्टि में आ जाता है इस नई पृथ्वी का वास्तविक चित्र। सड़क के दोनों ओर पंक्तिबद्ध ध्वस्त संरचनाएं, बीच बीच में बड़े बड़े प्रचार पटल पर उभर रहा है। उस तानाशाह का मुख, कठोर दृष्टि, शीतल भाषण और निरंतर आज्ञाकारिता की मांग। लोगों की आंखों में भय, बातचीत में सतर्कता, मानो प्रत्येक शब्द को मापकर बोलना पड़ रहा हो। थॉमस समझ जाता है कि वे केवल एक वैज्ञानिक भूल के शिकार नहीं हुए हैं, वे आ गिरे हैं ऐसी एक व्यवस्था के भीतर जहां प्रश्न करना ही अपराध है। उन्हें ले जाया जाता है एक विशाल कंक्रीट निर्मित संरचना में, जो बाहर से जितनी निर्जीव दिखाई देती है, भीतर उतनी ही कठोरता से नियंत्रित है। भीतर प्रवेश करते ही उनकी भेंट होती है सभी परिचित लोगों से, जहां से वे जान पाते हैं उन्हें यहाँ बंदी बनाने का कारण। यह तानाशाह इतना अत्याचारी है कि उसके विरुद्ध जिन जिन ने मतदान किया था, उन सभी को खोज खोज कर एक एक करके इस कारागार में बंदी बना दिया गया है। उनसे करवाए जाते हैं अत्यंत खतरनाक और कठोर कार्य। उस तानाशाह की दास्ता यदि कोई तनिक भी इधर उधर करता है तो तुरंत ही उसे मृत्यु के अंतिम फंदे पर लटका दिया जाता है। दीवारों के कोने कोने में छोटे छोटे लेंस, छत में लगे श्रवणयंत्र, सब मिलाकर यह ऐसा स्थान है जहां निश्वास की ध्वनि भी मानो छिपाई नहीं जा सकती। प्रथम कुछ घंटे पूर्ण नीरवता में व्यतीत होते हैं। कोई कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि सभी जानते हैं प्रत्येक शब्द का मूल्य है। उनसे बहुत परिश्रम करवाया जाता है, चलाया जाता है अत्यधिक निर्मम उत्पीड़न। कुछ तो यहाँ से मुक्ति पाने की आशा ही छोड़ चुके थे, परंतु धीरे धीरे दबे स्वर में वे अपनी स्थिति का विश्लेषण करने लगते हैं। गाइड ही सबसे पहले संकेत देता है कि यह कारागार जितना भी कठोर हो, यहाँ कार्य करते हैं मनुष्य ही, और मनुष्य का अर्थ है कहीं न कहीं कोई रिक्त स्थान अवश्य होता है। उसने लक्ष्य किया था कि प्रत्येक निश्चित समय अंतराल पर द्वार खुलता है और एक प्रहरी भोजन देकर जाता है, और वही क्षण है एकमात्र अवसर जब बाह्य जगत से उनका सीधा संपर्क होता है। योजना बहुत शीघ्र नहीं बनती, बल्कि कई बार अवलोकन, समय का हिसाब और छोटे छोटे परीक्षणों के माध्यम से वे समझ लेते हैं कि किस क्षण क्या करना संभव है। एक दिन वे जानबूझकर भोजन लेने के समय थोड़ी अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। एक प्लेट गिरा देता है, दूसरा सहायता करने के बहाने थोड़ा आगे बढ़ जाता है। इस तुच्छ अव्यवस्था के मध्य ही गाइड लक्ष्य करता है कि प्रहरी का ध्यान बहुत सरलता से भटकाया जा सकता है। उसी दिन वे समझ जाते हैं पलायन का द्वार पूर्णतः बंद नहीं है। अगले दिन वे अंतिम कदम उठाते हैं, जहां 1 इंच की भूल भी उनके प्राण ले सकती थी। इस बार थॉमस स्वयं ही मुख्य भूमिका निभाता है। भोजन आने के समय वह ऐसा आचरण करता है मानो अचानक उसकी श्वास प्रश्वास में कष्ट आरंभ हो गया हो। उसका अभिनय इतना वास्तविक प्रतीत होता है कि प्रहरी कुछ आगे बढ़ाता है स्थिति समझने के लिए। उसी क्षण दल का एक अन्य सदस्य पास से उसे थामे रखने का बहाना करता है और गाइड बहुत सूक्ष्मता से प्रहरी की कमर में लटके चाबी के गुच्छे की स्थिति को लक्ष्य करता है। सब कुछ बहुत शीघ्र, बहुत हिसाब से घटित होता है। ठीक उसी क्षणिक अवसर में गाइड भीड़ के मध्य धक्का देने के बहाने चाबी के गुच्छे को ढीला कर गिरा देता है और उसे इस प्रकार छिपा लेता है कि कोई समझ ही ना पाए। संपूर्ण घटना इतनी निखुंत रूप से संपन्न होती है कि प्रहरी को कुछ भी भान नहीं होता और द्वार बंद करके वह स्वाभाविक रूप से चला जाता है। द्वार बंद होने के पश्चात कक्ष के भीतर
कुछ सेकंड के लिए पूर्ण नीरवता छा जाती है, मानो सभी सुनिश्चित होना चाहते हों क्या वे सचमुच सफल हुए हैं। तत्पश्चात बहुत धीरे सावधानी पूर्वक वे चाबियों की जांच करते हैं। प्रत्येक ताले के लिए पृथक चाबी और प्रत्येक चाबी मानो एक एक संभावना का द्वार हो, परंतु उतावलापन करने से सब कुछ नष्ट हो सकता है, इसलिए वे प्रतीक्षा करते हैं सही समय की। रात्रि होने के साथ कारागार के भीतर की गतिविधियां कुछ कम हो जाती हैं। प्रकाश मध्यम हो जाता है, प्रहरियों का संचलन भी कम हो जाता है। इसी समय को वे चुनते हैं। धीरे धीरे ताला खोलकर द्वार धकेलकर बाहर निकल आते हैं। गलियारा लंबा, ठंडा और विचित्र रूप से प्रतिध्वनिमय है। प्रत्येक पदचाप में लगता है कि ध्वनि बहुत दूर तक फैल रही है। वे जितना संभव हो सके निशब्द होकर आगे बढ़ते हैं, दीवारों की छाया का उपयोग करते हैं और गाइड के संकेत का पालन करते हुए एक एक मोड़ पार करते हैं। एक समय वे एक छोटे नियंत्रण कक्ष के समीप पहुंच जाते हैं, जहां दो प्रहरी अर्धनिद्रित अवस्था में बैठे हैं। सीधा सामना करना जोखिमपूर्ण है, इसलिए वे अन्य मार्ग खोजते हैं। गाइड को स्मरण होता है कि आते समय उसने एक पाश रखरखाव मार्ग देखा था, एक संकरा कम प्रयुक्त गलियारा जो सीधे पिछले निकास द्वार की ओर जाता है। उसी मार्ग पर वे आगे बढ़ते हैं, लगभग श्वास रोककर, मानो अपने अस्तित्व को ही मिटा देना चाहते हों। अंततः जब वे कारागार के बाहर की वायु में पांव रखते हैं, तब भी संकट पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ होता। दूर दूर तक गश्ती दल घूम रहे हैं, सर्चलाइट आकाश में घूम रही है, परंतु उनके समक्ष अब एक ही लक्ष्य है, किसी भी प्रकार से टाइम मशीन तक पहुंचना। कारागार की सीमा पार करने के पश्चात भी मुक्ति मानो पूर्णतः हाथ में नहीं आती, बल्कि एक प्रकार की पीछा करती हुई नीरवता उनके चारों ओर फैली रहती है। रात्रि की वायु ठंडी है, परंतु उस ठंडक के भीतर भी छिपी है अदृश्य निगरानी। दूर की सर्चलाइट की फांक कभी कभी भूमि को छू जाती है और कहीं कहीं धात्विक यंत्र की मृदु गूंज सुनाई देती है। थॉमस और उसका दल जानते हैं कि वे जितनी शीघ्रता से चल सकें, फिर भी प्रत्येक पदचाप का हिसाब रखना होगा, क्योंकि अब कोई भूल केवल पकड़े जाने का अर्थ नहीं रखती। इस पृथ्वी की अंतिम आशा का भी बुझ जाना है। गाइड आगे से मार्ग दिखाता रहता है, मानो उसके मस्तिष्क के भीतर इस शहर का मानचित्र उत्कीर्ण हो। वह ऐसे गलियों और संकरे मार्गों का चयन करता है जो मुख्य सड़क से ओझल रहते हैं। इन मार्गों पर प्रकाश कम है, जन कम है और निगरानी भी तुलनात्मक रूप से शिथिल है। बीच बीच में वे रुक जाते हैं, दीवार से सटकर खड़े हो जाते हैं जब दूर गश्ती दल की छाया उभरती है। इस लुका छिपी के भीतर भी एक विचित्र लय बन जाती है। दौड़ना, रुकना, श्वास रोकना, पुनः आगे बढ़ना, मानो समय के साथ ही वे दौड़ रहे हों। धीरे धीरे शहर के केंद्रीय भाग को पार कर वे पहुंचने लगते हैं उस क्षेत्र में जहां टाइम सफारी कंपनी की संरचना स्थित है, परंतु पहले के उस परिचित स्थान से इसकी कोई समानता नहीं मिलती। विशाल वह भवन अब और अधिक सुरक्षित है। चारों ओर ऊंची दीवारें, इलेक्ट्रिक फैंस और प्रवेश द्वार पर कठोर सुरक्षा। स्पष्ट समझ आता है कि इस नई शासन व्यवस्था में टाइम तकनीक केवल मनोरंजन नहीं है, यह शक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है। यही उनके समक्ष आता है सबसे बड़ा अवरोध। सीधे भीतर प्रवेश करना प्रायः असंभव है। कुछ समय वे दूर से स्थिति का अवलोकन करते हैं। गाइड लक्ष्य करता है कि भवन के पिछले भाग में एक पुराना सर्विस एंट्रेंस है, जो शायद अब नियमित रूप से उपयोग में नहीं है, परंतु पूर्णतः निष्क्रिय भी नहीं है। उसी मार्ग से जाने का निर्णय लिया जाता है। मार्ग सरल नहीं है, बीच बीच में टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और अंधकार में डूबे संकरे गलियारे पार करने पड़ते हैं, परंतु यही जोखिम उनका एकमात्र अवसर है। भीतर प्रवेश करने के पश्चात वे समझ जाते हैं कि भवन बाहर से जितना सुरक्षित दिखाई दे रहा था, भीतर उतना ही जटिल है। गलियारे मानो भूल भुलैया के समान है और प्रत्येक मोड़ पर अज्ञात संकट छिपा है। फिर भी गाइड के अनुभव और दल के समन्वय से वे आगे बढ़ते जाते हैं। वे धीरे धीरे उस कक्ष तक पहुंच जाते हैं जहां टाइम मशीन रखी हुई है, एक विशाल धात्विक संरचना जिसके चारों ओर मध्यम प्रकाश जल रहा है।
मानो समय स्वयं वहां निद्रामग्न हो। परंतु ठीक उसी समय एक और समस्या का सामना करना पड़ता है। यंत्र को सक्रिय करने के लिए एक विशिष्ट कोड आवश्यक है, जो केवल अधिकृत व्यक्तियों के पास ही होता है। कुछ क्षणों के लिए सभी स्तब्ध हो जाते हैं। इतनी दूर आकर यदि वे रुक जाएं, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इस संकटपूर्ण क्षण में किसी के पांव की आहट सुनाई देती है। कोई जैसे इसी ओर आ रहा है। सभी की हृदय गति मानो थम जाती है। इतना कष्ट सहकर, इतनी दूर पहुंचकर भी क्या अब उन्हें अपना अंतिम श्वास त्यागना होगा? इस निष्ठुर शासक के हाथों इस सुंदर पृथ्वी को समर्पित करके धीरे धीरे उनके समक्ष आता है सफेद एप्रन में लिपटा एक व्यक्तित्व, जिसे देखकर सभी मानो हाथ छोड़कर बच जाते हैं और आशा की किरण देखते हैं। हाँ, वह और कोई नहीं, वह है गाइड का सहकर्मी रिचर्ड मैकमोहन, जो यहाँ स्टाफ वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत है। गाइड समस्त घटना उसे खोलकर बताता है। एक क्षण भी नष्ट किए बिना मैकमोहन टाइम मशीन में अपलोड कर देता है वह अति संरक्षित पासवर्ड, और उसी के साथ खुल जाता है टाइम मशीन का वह अंतिम द्वार। एक क्षण भी नष्ट किए बिना सभी मशीन के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। बाहर तब भी दूर कहीं अलार्म बज रहा है। शायद उनकी उपस्थिति पकड़ में आ गई है, परंतु अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। द्वार बंद हो जाता है और मशीन के भीतर प्रकाश, ध्वनि और कंपन की एक प्रबल लहर आरंभ होती है। वे पुनः दौड़ने लगते हैं, पीछे की ओर, उस एक क्षण की ओर जहां सब कुछ बदल गया था। और इस बार वे लौट रहे हैं ठीक उस बिंदु पर जहां एक छोटा सा पच्चाप पूरे पृथ्वी को अंधकार में डुबो चुका था। मशीन का प्रकाश थमते ही वे पुनः लौट आते हैं उस प्राचीन जंगल में, परंतु इस बार सब कुछ पहले से अधिक भारी प्रतीत होता है। वायु, ध्वनि, दृश्य सब वही है, फिर भी भीतर एक अदृश्य दबाव है, क्योंकि वे जानते हैं यही उनकी एकमात्र भूल ने भविष्य को बदल दिया था। तैरते हुए मार्ग पर खड़े होकर थॉमस इस बार स्वयं को दृढ़ता से थामे रखता है। गाइड का निर्देश पहले से अधिक कठोर सुनाई देता है और दल के सभी निशब्द होकर उस नियम का पालन करते हैं। टीरेक्स की गर्जन पुनः वायु को कपा देती है, परंतु इस बार थॉमस टूटता नहीं। भय उसे छूता है, फिर भी वह स्वयं को नियंत्रण में रखता है। निर्दिष्ट क्षण में शिकार संपन्न होता है। सब कुछ पहले जैसा ही घटित होता है, परंतु इस बार कोई भूल नहीं होती। उसका पांव एक बार भी मार्ग के बाहर नहीं जाता और नीचे की पृथ्वी अक्षत रहती है। कोई तितली कुचली नहीं जाती, समय का कोई सूत्र नहीं टूटता। लौटते समय उनके मन में केवल एक ही प्रश्न है, सब ठीक हुआ तो? द्वार खुलते ही उत्तर मिलने लगता है। वायु स्वाभाविक है, श्वास लेने में अब कोई कष्ट नहीं। बाहर देखते ही दिखाई देता है, सब कुछ पहले जैसा ही लौट आया है। हरे वृक्ष, सामान्य मनुष्य और वह परिचित नेतृत्व जहां तानाशाही का कोई चिन्ह नहीं है। थॉमस तब समझ जाता है कि समय के साथ खेलना केवल यात्रा नहीं है, यह प्रत्येक क्षुद्र निर्णय का दायित्व लेना है। और वह एक पांव की भूल ही उसे सिखा देती है कि एक छोटा सा जीवन भी कितना बड़ा भविष्य गढ़ सकता है। और यहीं समाप्त हो जाती है हमारी थ्रिलर से भरपूर इस फिल्म की कहानी। तो कहानी आपको कैसी लगी यह बताना न भूलें, और इसी प्रकार नित्य नूतन रहस्य और रोमांच से परिपूर्ण कहानियां पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं फिर एक नए आंगन में, नए सुर में। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद।